गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने प्रदर्शन के बारे में पढ़ा। समूह अप्रोच में या समूह संपर्क विधि के अंदर प्रदर्शन के बारे में पढ़ रहे हैं हम, जिसमें हमने प्रदर्शन को दो भागों में विभाजित किया है। विधि प्रदर्शन दो प्रकार के हैं, परिणाम प्रदर्शन। विधि प्रदर्शन के बारे में कल हमने आपको बता दिया। आज हम पढ़ेंगे परिणाम प्रदर्शन। परिणाम प्रदर्शन एक्चुअल में इस विधि में उन्नत पद्धति से किए गए कार्यों के परिणामों को ग्रामीणों या श्रोताओं तक प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ तक पहुँचाया जाता है, जिससे उन्हें नई एवं उच्च उन्नत तकनीक से किए गए कार्य की तुलना परंपरागत विधि से उनके की जाती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि परिणाम किसके द्वारा अच्छा मिल रहा है। और इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए श्रव्य साधनों जैसे फिल्म, स्लाइड्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, फोटोग्राफ्स, तुलनात्मक चित्र एवं वीडियो का आदि का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों के परंपरागत विधि और नई विधि दोनों के परिणाम और कार्यशैली में अंतर और तुलना करके ग्रामीणों को, श्रोताओं को बताई जाती हैं। परिणाम प्रदर्शन में दोनों ही विधियों को प्रदर्शन का समान परिस्थितियों में, मतलब सारी जलवायु है या पानी है, सब कुछ मतलब बिल्कुल समान परिस्थितियों में इनका प्रदर्शन किया जाता है, और उस समान परिस्थितियों में ही दोनों का परिणाम देखना चाहिए। जब उन्नत विधि से किए गए कार्य का परिणाम बेहतर होता है तब इसका काफ़ी प्रचार प्रसार किया जाता है। प्रोजेक्ट बना करके सरकार को भेजा जाता है और विभिन्न कल्याणकारी संस्थाओं से सहयोग लिया जाता है। तो परिणाम प्रदर्शन के चरण हैं कुछ। पहला चरण जो है वो है परिस्थितियों का विश्लेषण करना। तो जिन भी क्षेत्र के अंदर हम ग्रामीणों के समक्ष परिणाम प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ की पूरी स्थिति से हमें अवगत हो जाना चाहिए। वहाँ का विश्लेषण कर लेना चाहिए कि वहाँ खेती करने का क्या तरीका है, खेती कौन कौन सी खेती होती है, कौन से उर्वरक का उपयोग होता है, खाद का, कीटनाशक का, बीज किस प्रकार के उपयोग किए जाते हैं, सिंचाई के लिए कौन सी विधियाँ अपनाई जाती हैं या कितनी बार सिंचाई की जाती है, निराई गुड़ाई कब और कैसे करते हैं। अधिकतर परिणाम प्रदर्शन जो है वो किसानों के लिए ही किया जाता है। तो ये सब कुछ हमें जिन भी परिस्थितियों में हम करने जा रहे हैं उस क्षेत्र के अंदर, उस क्षेत्र का पूरा परिस्थिति का विश्लेषण हमें कर लेना चाहिए। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो है उद्देश्यों का निर्धारण करना। तो स्थिति का जब हम विश्लेषण कर लेते हैं उसके पश्चात उसके आधार पर हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। प्रसार कार्यकर्ता जिन चीज़ों के बारे में बताना चाहता है वह परंपरागत विधि की तुलना में अधिक फायदेमंद होना चाहिए। तीसरा जो है वो है प्रदर्शन की हमें योजना तैयार करनी चाहिए। परिणाम प्रदर्शन की योजना सोच समझ करके हमें बनानी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर विषय विशेषज्ञों की राय भी हमें लेनी चाहिए, उनकी सहायता भी हम ले सकते हैं। जिन किसानों के समक्ष हम परिणाम प्रदर्शन करने जा रहे हैं उनके हमें नामों की सूची, प्रदर्शन का स्थल का चयन, काम में आने वाले उपकरण, सामग्री, सबकी हमें पहले से ही सूची तैयार कर लेनी चाहिए। और लोगों को जो है परिणाम प्रदर्शन की सूचना हमें बहुत पूर्व 1-2 सप्ताह पहले ही दे देनी चाहिए, जिससे कि वे समय पर उपस्थित हो सकें। चुने गए जितने भी किसान हैं उनके परिणाम प्रदर्शन की पूरी प्रणाली को उनकी स्थानीय भाषा में हमें बता देना चाहिए, जिससे कि वे भी उस प्रदर्शन का भाग बन सकें, अंग बन सकें और हम उनकी सहायता ले सकें। उसके पश्चात आता है प्रदर्शन का क्रियान्वयन करना। परिणाम प्रदर्शन का शुभारंभ जो है सभी लोगों को प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित होने के बाद ही किया जाना चाहिए। पहले नहीं शुरू करना चाहिए कि 1-2 लोग आएँ और हम शुरू कर दें, सभी के आ जाने पर ही शुरू करना चाहिए। पहले उन्हें कार्यक्रम के बारे में हमें विस्तार से बता देना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है। फिर क्रमबद्ध ढंग से लोगों को समझाते हुए एक एक करके हमें चीज़ों को बताना चाहिए। समय समय पर लोगों को बुलाकर कार्यक्रम की प्रगति के बारे में भी बताना चाहिए, क्योंकि जो परिणाम प्रदर्शन है कोई एक दिन का नहीं है, इसमें पूरी एक फसल तैयार होने में टाइम लगता है। तो 6 महीने का भी परिणाम प्रदर्शन हो सकता है। तो हम कब कब क्या क्या देखने जा रहे हैं, उनमें क्या क्या परिवर्तन आ गए हैं, तो एक एक चीज़ के बारे में हमें लोगों को बुला करके बताना पड़ता है कि क्या प्रगति हुई है। यदि खेती से संबंधित परिणाम प्रदर्शन है तो हमें
दो खेतों का चयन करना चाहिए जो पास पास हों। एक में हम परंपरागत विधि से फसल उगाएंगे और दूसरे के अंदर हम अपनी नई तकनीक से, जो कि हम उनको बताने जा रहे हैं, उस तकनीक से हम उगाएंगे। और जहाँ तक हो ऐसा इंटीरियर के अंदर हमें कोई खेत का चुनाव नहीं करना चाहिए। जो खेत सड़क के आसपास हो उसी का चुनाव करना चाहिए, जिससे लोग आसानी से आ सकें। तो हमें खेत के बारे में अगर हम बता रहे हैं तो दोनों का तुलना, जिससे और दोनों खेत जो हैं वो पास पास होने चाहिए, जिससे हमें उसकी तुलना करना आसान रहे। जब भी हम साथ में हमें जो खर्चा हो रहा है उसको उगाने के लिए परंपरागत विधि से और नई विधि से, वो भी हमें साथ साथ किसानों को बताते जाना चाहिए, जिससे वो अपनी आँखों से उन्नत विधि देख सकें खेती करते हुए, और उन्हें विश्वास हो सके कि हम जो नई तकनीक बताने जा रहे हैं उसमें परंपरागत विधि के परिणाम के अंदर क्या अंतर है, कौन सी बेहतर है। जब हमारी बेहतर होगी तो उसको आसानी से अडॉप्ट कर पाएंगे। उसके पश्चात आता है प्रदर्शन पूरा करना। परिणाम प्रदर्शन शुरू से अंत तक किया जाना चाहिए। हर एक चरण का फोटोग्राफ होना चाहिए, रिकॉर्ड रखना चाहिए, खर्चा कितना हुआ है यह बताना चाहिए, लाभ कितना हुआ है, इन सभी का विस्तृत ब्यौरा हमें तैयार करके रखना चाहिए, जिससे कि हम लोगों के सामने जब परिणाम आए तो हम उनके समक्ष रख सकें। फिर उसके पश्चात आता है प्रदर्शन के बाद की क्रियाएँ। जब परिणाम प्रदर्शन हमारा अच्छा रहा है तो हमें उसका प्रचार प्रसार रेडियो, टीवी, अखबार, मैगज़ीन आदि द्वारा ज़रूर करना चाहिए। जो कृषक लाभान्वित हुए हैं उनके अनुभवों को भी हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, वो भी हमें साथ साथ बताने चाहिए, जिससे कि हम, और जो हमने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह सब लिए हैं सब हमें कलेक्ट करके रखना चाहिए, जिससे हम दूसरी जगह जा कर के और उसके बारे में बता सकें। फिर आता है मूल्यांकन। प्रदर्शन के बाद मूल्यांकन करना ज़रूरी है, लोगों का सुझाव लेना ज़रूरी है। हो सकता है उसके अंदर थोड़ा बहुत हम कुछ और परिवर्तन कर सकें उनके लोकल रिसोर्सेज के अनुसार, उनकी लोकल आवश्यकता के अनुसार, तो वो भी हमें ज़रूर करना चाहिए। लेकिन परिणाम प्रदर्शन करते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारा जो प्रदर्शन है वो प्रभावी रूप से हो सके। प्रसार कार्यकर्ता जो है वो कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, खाद्य संरक्षण, फल सब्जी संरक्षण आदि से संबंधित चीज़ों को अपनाने के लिए परिणाम प्रदर्शन करता है। जैसे उन्नत विधि से खेती करके धान के उत्पादन को बढ़ाना, गाय भैंसों का कृत्रिम गर्भाधान कराना, आधुनिक ढंग से मुर्गी पालन कराना, धूम्र रहित चूल्हा, सौर ऊर्जा, गोबर गैस प्लांट आदि के बारे में बताना। तो परिणाम प्रदर्शन की तैयारी हमें पूरी सावधानी से करनी चाहिए। जब प्रदर्शन के परिणाम अच्छे होंगे तो उसको कोई भी अन्यथा नहीं लेगा और सब उसको अडॉप्ट करना चाहेंगे। परिणाम प्रदर्शन को विस्तार से, बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप हमें बहुत तरीके से बताना चाहिए कि लोगों को समझ में आए, कोई भी एक स्टेप भी बीच में नहीं छूटे। उनके प्रश्न जो पूछ रहे हैं उनका भी उत्तर हमें देना चाहिए, और जहाँ तक हो सके एक ही विषय पर हमें एक ही बार में एक ही विषय के ऊपर प्रदर्शन करना चाहिए। जिन किसानों का हम चयन कर रहे हैं परिणाम प्रदर्शन के लिए, उन्हीं को हमें बार बार नहीं चुनना चाहिए। हर बार परिणाम प्रदर्शन के लिए हमें अलग किसानों का चुनाव करना चाहिए। कभी भी अपने मन में कोई भी चीज़ के बारे में नहीं बताएं, उन्हीं चीज़ों के बारे अपने मन से नहीं बताएं। जो चीज़ लैब के अंदर इनोवेट हुई है, जो आया है, वही उसी के बारे में बताएं, जिससे कि लोग विश्वास कर सकें और विश्वसनीय हो। प्रदर्शन की संख्या न बढ़ाकर उसकी गुणवत्ता को हमें बढ़ाना चाहिए। एक ही प्रदर्शन को बार बार उसी गांव में नहीं करना चाहिए। एक प्रदर्शन एक गांव के अंदर एक ही बार होना चाहिए, क्योंकि इसमें परिणाम प्रदर्शन के अंदर समय बहुत अधिक लगता है। प्रदर्शनी स्थल का चयन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन से लोग वहाँ पर पहुँच सकें। ऐसे स्थान का चुनाव नहीं करना चाहिए जहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं हो। प्रदर्शन के बाद मूल्यांकन जरूर करना चाहिए, लोगों के व्यूज़ ज़रूर लेने चाहिए, उनको कितना लाभ हुआ है, उन्हें क्या अंतर लगा है दोनों में, इन सब के बारे में जानकारी हमें ज़रूर कलेक्ट करनी चाहिए। सारे प्रदर्शन से संबंधित सारे रिकॉर्ड्स रखने चाहिए। डे बाय डे के कार्यक्रम की प्रगति को देखने के लिए प्रदर्शन स्थल के पास सामूहिक चर्चा हेतु भी हमें सभा वगैरह, मीटिंग वगैरह बुलानी चाहिए। लोगों को देख कर के विश्वास हो जाए, ऐसा हमें प्रदर्शन करना चाहिए। तो
प्रदर्शन कई चीज़ों साधारण और कंपोजिट खाद प्रदर्शन का भी अंतर हम करके बता सकते हैं कि साधारण जो खाद है वो कैसी खाद होती है, कंपोजिट खाद कैसी खाद होती है, इसके ऊपर भी डेमोन्स्ट्रेशन हम बताया जा सकता है। तो ये था प्रदर्शन, जो कि आपने 2 प्रकार का पढ़ा, विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन। उसके पश्चात समूह संपर्क विधियों के अंतर्गत ही बैठक, सम्मेलन, कार्यशाला, वार्ता आती है। हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं बैठक। बैठक एक्चुअली क्या होती है? लोगों का ध्यान आकर्षित करने में, उनकी रुचि जागृत करने में, उन्हें प्रेरित करने में, उत्साहित करने में, समस्याओं का समाधान करने में, नए विचारों तकनीकों को उनके सामने रखने में, कोई भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं उसके मध्य कोई बैठक करनी है, कोई समस्या आ गई है गांव में उसके लिए बैठक करनी है, उसके समाधान के लिए, इसके लिए बैठक, सभाएं, गोष्ठियाँ का आयोजन किया जाता है। बैठक में लोग एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं, आपसी विचार विमर्श करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और बैठक में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भाग ले सकते हैं। ये लोग किसी एक गांव, मोहल्ला, क्षेत्र किसी के भी हो सकते हैं। धर्म, वर्ग, लिंग, संप्रदाय, आयु के लोग भी भाग लेते हैं। सभा का जो आयोजन होता है वो सबकी रुचि को ध्यान में रख कर के किया जाता है। अपना कोई टॉपिक हम उनके ऊपर थोप नहीं सकते हैं। किसी उत्सव या आयोजन से पूर्व लोगों की बैठक भी बुलाई जाती है, जिसमें आपसी विचार विमर्श के द्वारा आगे के कार्यक्रमों की तैयारी की जाती है। तो किसी सार्वजनिक महत्व के विषय में भी सामान्य बैठक बुलाई जा सकती है, जैसे टीकाकरण, स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, परिवार नियोजन, जननी सुरक्षा आदि के बारे में भी बैठक बुलाई जा सकती है। बैठक बुलाने के लिए बैठक के कुछ चरण हैं। पहला है बैठक का आयोजन, दूसरा है बैठक का संचालन और तीसरा है बैठक का अनुसरण। पहले हम पढ़ेंगे बैठक का आयोजन। बैठक का आयोजन हम करते समय हमें बहुत सारे बातों को, बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें से पहला है विषय का चयन सोच समझ करके करना चाहिए। सबके हित का विषय होना चाहिए, सबकी रुचि का विषय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी 2-4 लोगों के विषय के रुचि के विषय को हमने चुनाव कर लिया है, नहीं तो सब उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे और उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दूसरा है समय, दिनांक, स्थल का जो निर्धारण हम सोच समझ करके हमें करना चाहिए कि हमें कहाँ रखना है, कौन सी तारीख को रखना है, कितनी बजे रखना है। ये सब कुछ हमारे पहले से ही डिसाइड हो जाना चाहिए और लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। तो इनका भी चुनाव इस तरह से करना चाहिए कि उस समय लोग फ्री हों और हमारे बैठक में सम्मिलित हो सकें। लोगों की संख्या को ध्यान में रखते हुए स्थान का चयन करना चाहिए कि ऐसा नहीं, ऐसे स्थान पर मीटिंग रखनी चाहिए जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन आसानी से लोग आ सकें। दूसरा, ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए जहां लोग आसानी से बैठ सकें। वक्ता का चयन, वैसे लोगों का चयन वक्ता तथा चेयरमैन के रूप में किया जाना चाहिए जिन्हें लोग इज्जत देते हों, जो विवादित नहीं हों, जिनकी बातों को लोग मानते हों, जो लोग प्रभावशाली हों, इंटेलिजेंट हों और समाज और लोगों के हित की जो सोचते हों, उन लोगों का हमें चयन करना चाहिए। विज्ञापन और प्रकाशन, सभा के दौरान हुई चर्चा का जो भी डिस्कशन के द्वारा रिजल्ट निकला है वो हमें पत्र पत्रिका, रेडियो, टीवी के द्वारा लोगों को उसके बारे में बताना चाहिए। बैठक में किसी न किसी को हमें मुख्य अतिथि भी बनाना चाहिए, अध्यक्ष भी बनाना चाहिए, विशिष्ट अतिथि भी बनाना चाहिए, विषय विशेषज्ञ को भी हमें बुलाना चाहिए और प्रसार कार्यकर्ता को भी उसके बारे में, स्वयं को भी बहुत सारी जानकारी रखनी चाहिए। बैठक के बहुत सारे लाभ होते हैं कि बैठक के द्वारा जनसंपर्क जो है वो एक बहुत अच्छा माध्यम है। एक ही समय में हम बहुत सारे लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। बैठक में जो विचार जो सुने और समझे जा रहे हैं उनके आधार पर किसी कार्यक्रम की शीघ्र ही हम क्रियात्मक रूप भी हम उसको दे सकते हैं, क्योंकि सभी का इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर हो रहा है। लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी मिलती है, उन्हीं के द्वारा उनका समाधान भी हम खोज सकते हैं बैठक का आयोजन करके। और बैठक के आयोजन से लोग ऐसा समझने लगते हैं कि हमारा अपना प्रोग्राम है, प्रजातंत्र की भावना का विकास होता है उनके अंदर। सूचनाओं का प्रचार जो है वो शीघ्रता से होता है, क्योंकि लोग आपस में बातें करके एक दूसरे के लोगों को भी बैठक की चर्चा के बारे में बताते हैं। कम से कम समय में हमें अधिक से अधिक लोगों के साथ
बैठना चाहिए। कुछ इसकी सीमाएं भी हैं। बैठक का विषय हमें सार्वजनिक महत्व का न होने पर लोगों की रुचि नहीं रहती है। कई लोग उस बैठक को डिसमिस करने भी आ सकते हैं, तो हमें यह भी सावधान रहना चाहिए। कई बार गाँव में बैठक के लिए उपयुक्त स्थान हमें उपलब्ध नहीं होता है। कई बार हमें लोगों की भागीदारी नहीं मिल पाती है, केवल मूर्तिवश आकर के लोग बैठ जाते हैं। चेयरमैन तथा अच्छे वक्ता का कई बार हमें चुनाव करने में भी कठिनाई होती है। संपूर्ण कार्यक्रम यदि सोच समझ करके पूर्व में ही निर्धारित नहीं किया जाए, तो जो बैठक है वो बिखरी हुई सी हमें महसूस होती है। संकोची भाव के लोग जो होते हैं वो अपनी समस्याओं को सामने नहीं रख पाते हैं, तो बैठक सक्सेस नहीं हो पाती है, तो उनका समाधान भी नहीं निकल पाता है। बैठक में कई बार दो गुट बन जाते हैं, आपसी विवाद हो सकता है, तो निश्चित लक्ष्य तक पहुंचना बहुत कठिन हो जाता है। कई कारणों से बैठक असफल भी हो सकती है। जो स्वार्थी लोग होते हैं वो लोग प्रगति के अंदर बाधा डालते हैं। सपोज़ गांव के अंदर सड़क ही बनने की बात हो रही है या हैंडपंप खोदने की बात हो रही है कि कहाँ खोदा जाए, इसके ऊपर बैठक की जा रही है, तो लोग अपने घर के आसपास ये नहीं देखते हैं कि सही जगह बन रही है या नहीं, सड़क अपने घर के आसपास बनवाने की कोशिश करते हैं। जैसे स्वार्थी लोग भी होते हैं जो कि जो हमारी समस्या है उसके समाधान के डायरेक्शन को घुमा देते हैं। और समूह विवाद होने का बहुत अधिक भय रहता है, तो हमारे कार्यक्रम का असफल होने का डर रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और हमें सही डिसीज़न पर पहुंचना चाहिए। हम ही क्योंकि बैठक का आयोजन कर रहे हैं, तो हमें उनको बिना नाराज़ करे उनकी बातों को कैसे किस प्रकार से सही दिशा में मोड़ना है, ये प्रसार कार्यकर्ता को अच्छे से आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, यदि हम लीडर का चुनाव, चेयरमैन का, अध्यक्ष का चुनाव बिल्कुल सही कर लेंगे तो और उनसे पहले ही डिस्कशन कर लेंगे कि हमें क्या डिसाइड करना है, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें पहले ही सॉल्व हो जाती हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे चर्चा, जिसमें व्याख्यान, फोरम, पैनल, साक्षात्कार, सिंपोजियम आदि के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।